हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन में है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी दैट वाज डेवलपमेंट गोल्स, और हर कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट ओनली द मेजर टू कंपेयर दी कंट्रीज एंड टू कंपेयर दी स्टेट्स एज वेल। तो वहां पे जो टेबल हमने पढ़ी थी दैट वाज रिगार्डिंग दी per capita income as a only indicator given by the World Bank to classify the countries into different categories. But now we are going to compare the states of the country. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस, सो दैट यू विल बी अपडेटेड एंड कंटिन्यू विद द सेशन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कंटिन्यूएशन में है, डेवलपमेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे ही फोकस किया, बट पर कैपिटा इनकम जैसा हमने समझा, क्या पर कैपिटा इनकम हर एक के हिस्से में बराबर आती है किसी कंट्री में? इस बेसिस पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये शायद कहीं ना कहीं एक गलत मेजरमेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम अदर क्राइटेरिया भी लेने जा रहे हैं मेजरमेंट करने का, कंट्रीज को कंपेयर करने का। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टू कंपेयर कंट्रीज एंड स्टेट। कंट्री भी कंपेयर करेंगे बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट। इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनमें से हमने कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया है जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में खुद ही अंदर कितनी वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, और अगर पर कैपिटा इनकम हटा दें तो उसके अलावा अदर पैरामीटर पे ये स्टेट किस तरह से कंपेयर हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि इन स्टेट्स में किस तरह के डेवलपमेंट गोल्स हैं और किन पैरामीटर पे ये स्टेट एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। हियर वी हैव 3 states, one is हरियाणा, केरला एंड बिहार। These example are also given in your NCERT, जिसको हम फॉलो करते हुए यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि 10th का कोर्स बेसिकली NCERT से ही होता है, राइट। तो हरियाणा जो यहाँ पे हम पहला मेजरमेंट जो टेबल का फर्स्ट पार्ट है, ये टेबल का फर्स्ट पार्ट है और ये टेबल का सेकंड पार्ट है, राइट है। सो हियर वी आर गोइंग टू, so in Haryana you can see per capita income we are measuring on 2015 and 16 ratio. ये जो डेटाज आपको मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक जो मैंने अभी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की साइट से ही डाउनलोड की है उसी से ही मैं दे रही हूँ, यानी अपडेटेड डेटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर कोई भी चेंजेस हैं तो वो आपकी रिफ्रेशर्स में अलग अलग दे सकते हैं, बट हमें किसका फॉलो करना है डेटा? सिर्फ एनसीईआरटी का, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है पर कैपिटा इनकम का वो 2015-16 इंडियन रुपीज में दिया हुआ है। अब हम यहाँ तीनों कंट्रीज को तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें तो आप देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है 1,80,174 पर एनम। कब की है ये? हर साल वहां का आदमी, हर व्यक्ति, हर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल अर्न्स 1,80,174 पर एनम। ये हरियाणा का है। उसके बाद अगर हम केरला की बात करें, केरला वी ऑल नो हमारे कंट्री की बहुत बड़ी स्टेट है जो टूरिज्म के लिए भी फेमस है, लिटरेसी के लिए भी फेमस है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, राइट। तो केरला को अगर हम कंपेयर करें तो हरियाणा के कंपेयर में केरला में लोगों की हर साल की इनकम बहुत कम है। कितनी ज्यादा, इसमें देखो कितना कंपैरेटिव कम आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें सो इट इज ऑलमोस्ट 17,000 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो कितना है? 1,63,473 पर एनम केरला में पर पर्सन की इनकम है। और बिहार को कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा कम है। यू कैन सी हियर बिहार तो केरला और हरियाणा के कंपैरिजन में आ ही नहीं रहा, उसकी इनकम तो लाखों में है ही नहीं। अब सोचिए बिहार में जब पर कैपिटा इनकम इतनी कम है तो वहां पॉवर्टी कितनी ज्यादा होगी। इट इज जस्ट 34,409 पर एनम। हर साल व्यक्ति सिर्फ कितना कमा रहा है? 34,000। कितनी कम इनकम है। इतनी कम इनकम पे आप सोचिए पर मंथ की अगर हम इनकम निकालें तो क्या बनेगी? बहुत कम। तो इतनी कम इनकम पे वहां का आदमी कैसे सरवाइव करेगा? और आप खुद सोचिए, इसलिए वहां की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, इसलिए वहां क्राइम ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है। एजुकेशन लेवल कम है क्योंकि पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इन स्टेट्स में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। हमें भी पता है इंडिया में अगर हम हर स्टेट को कंपेयर करें तो सबसे पुअरेस्ट स्टेट हम बिहार को ही कहते हैं, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज भी कम है, प्लस वहां पे इतनी इनकम है ही नहीं लोगों की कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके।
सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आई। बट अब जब यही स्टेट मैं दूसरे पैरामीटर के साथ कंपेयर करूं, ये टेबल 1 थी, अब मैं टेबल 2 पे जा रही हूं, ठीक है। अब आप देखना, यहाँ पे हरियाणा टॉप पे था और बिहार बॉटम पे था, राइट। अब मैं अब दूसरे स्टेट्स में आऊं, दूसरे पैरामीटर पे आऊं सेम स्टेट्स के कंसर्न में, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे कौन आ रहा है, केरला। कैसे आया, अब आप देखिए IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसका डेटा है 2017 के अकॉर्डिंग। अब पहले ये समझना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। मैंने यहाँ डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, आप कॉपी कर लो तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा आगे के लिए भी। Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live birth। हर 1000 लाइफ बर्थ पे, यानी हर 1000 बच्चे के जन्म पर, उसके पीछे हर 1000 में कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। आप खुद सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिनके बच्चे पैदा होने के बावजूद 1 साल से पहले ही चले जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन माँ बाप के लिए कितना ज्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये आप सिचुएशन समझिए कि जब हम इतनी मेडिकली एडवांस हैं, हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी हमारी कंट्री में इतनी कंडीशन खराब है। आज भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, अभी भी हमारी कंट्री में हाई ही है। हम अभी भी इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए, पर ये बात सच है पहले से हमने बहुत कंट्रोल किया, बट अभी भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं, राइट है। अब इस ग्राउंड पे अगर हम कंपेयर करें तो यू ऑल कैन सी केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम है, यानी हर 1000 पर सिर्फ 10 बच्चे ही वहां मरते हैं जो 1 साल भी उम्र पूरी नहीं कर पाते, जबकि हरियाणा में 30 और बिहार में 35। सबसे ज्यादा खराब हालत कहाँ पर है, बिहार में। और हमें पता है हरियाणा में तो बहुत ज्यादा ये चीजें हैं, हमें पता है फीमेल फेटिसाइड का जो सबसे ज्यादा इश्यूज है वो राजस्थान हरियाणा में बहुत ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे 30 और यहाँ 35, तो सबसे कम किसमें है, केरला में। इस ग्राउंड पे कौन आगे आ गया, अब डेवलपमेंट गोल में अगर हम ध्यान दें तो डेवलपमेंट क्राइटेरिया में कौन आगे आ गया, केरला। सेकंड पे चलते हैं, लिटरेसी रेट 2011 का डेटा, क्योंकि अभी 2021 का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो अभी हम किसका डेटा फॉलो करेंगे, सेंसस 2011 का डेटा। तो उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट, पहले आप लिटरेसी रेट समझते हैं होता क्या है। Literacy rate, it is measure the proportion of literate population in the age and above age group। इसका मतलब क्या, वो बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं 7 साल की उम्र से ऊपर। अगर आपको याद हो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें भी जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो 6 to 14 ईयर का है। तो लिटरेसी रेट भी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो 6 to 14 ईयर यानी 7 ईयर से और उसके अबव एज ग्रुप के लोग जो लिख पढ़ सकते हैं उसको हम बोलते हैं लिटरेट पीपल, राइट। तो लिटरेसी रेट क्या है, केरला में अगेन हाईएस्ट यू ऑल कैन सी, और हमें पता भी केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा और हाईएस्ट कहाँ पर है, केरला में 94%, और उसके बाद हरियाणा में 82%, और सबसे लास्ट का है अगेन बिहार में, राइट। अब वो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, कितने बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर एंड अबव, 14 and 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ सेम एज ग्रुप। इसका मतलब ये है कि उस एज ग्रुप में यानी 14 तक के एज ग्रुप में जितने भी चिल्ड्रन हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनमें से कितने बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें तो अगेन हाईएस्ट कौन है, केरला 83। आप देखिए सबसे हाईएस्ट रेशियो है, जबकि हरियाणा में 61 बहुत ज्यादा कम है, और बिहार तो लीस्ट है ही, हमें पता ही है। तो अब इन दोनों ग्राउंड पे अगर हम कंपेयर करें, पर कैपिटा इनकम पे हरियाणा आगे था, इतने इनकम होने के बावजूद वहां के लोग केरला के कंपैरिजन में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई है, और बच्चे रेगुलर स्कूल भी नहीं जाते हैं। जबकि केरला में इनकम कम है, लेकिन फिर भी वहां पे अदर पैरामीटर पे केरला आगे है। ओके, तो वहां तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम पूरा इसको कंबाइन करें, जो हमने अभी पढ़ा, इसको अगर हम ध्यान दें तो क्या समझ में आ रहा है, सबसे रिचेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम हरियाणा है, बट फिर भी सारी फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ
हेल्थ एंड एजुकेशन, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज बेटर इन केरला। तो इसका ये पूरा आउटकम ये निकलता है कि मनी कैन नॉट गिव यू सिक्योर एंड सेफ लाइफ। Money is not only the parameter through which we can compare the countries. All the facilities for which is required for development of any country and any states. Right here. So what are those facilities which are not provided if we are having more income than also? अगर हम aware नहीं है, अगर हम नहीं जानते कि अपने income को हम कैसे यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें, तो चाहे कितनी भी income हो, हम वेल डेवलप नहीं बन सकते जब तक हम सारी फैसिलिटीज के साथ अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बनाते। अब वो फैसिलिटीज हैं क्या? देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, उन सब का एक मिक्सचर निकाल के मैंने यहाँ पे लिखा है। व्हाट आर दोस पब्लिक फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ इनकम विच कैन सस्टेन द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पब्लिक। दोनों टेबल में देखा, पैसा ज्यादा हरियाणा के पास, लेकिन फिर भी डेवलप ज्यादा कौन है? केरला। राइट? तो ऐसा क्या है केरला में जो उन्होंने अपनी मिनिमम इनकम से, कम इनकम के बावजूद इतने अच्छे से सस्टेन किया और लाइफ को बहुत बेटर बनाया? और ऐसा क्या हरियाणा ने नहीं किया? यानी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। तो वो फैसिलिटीज होती क्या है? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अपनी कंट्री, अपने स्टेट्स को पोल्यूशन फ्री बनाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपनी इनकम से आसपास का पोल्यूशन नहीं रोक पा रहे, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली डिजीज बढ़ेंगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी और इसका अल्टीमेटली रिएक्शन, अल्टीमेटली अफेक्ट आने वाली जनरेशन्स पे होगा। तो डेफिनेटली हमारे जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं, जो IMR जो ज्यादा हो रहा है हरियाणा में, वो इसलिए, आपको पता है हरियाणा बहुत फेमस है फॉर व्हाट रीजन? इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से, इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से। तो क्या है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां पे पोल्यूशन भी ज्यादा है। इसलिए वो स्टेट इतने इनकम होने के बावजूद अपने लिए एक बेटर लाइफ नहीं कर पा रहा, अपने लोगों के लिए एक बेटर लाइफ नहीं कर पा रहा। और केरला की बात करें तो केरला इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू टूरिज्म। वहां पे हरियाली है, वहां पे ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, इसलिए वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। मूविंग टू नेक्स्ट, एडल्टरेटेड मशीन मेडिसिन, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। अगर हम इनकम होने के बाद भी कोई भी डिफेक्टिव मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो क्या फायदा ऐसी इनकम होने का? अनएडल्टरेटेड मीन्स जो हमें सही मेडिसिन मिले, किसी डिजीज से बचाने के लिए सही ट्रीटमेंट मिले, वो ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, स्कूल, डेफिनेटली एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इतनी इनकम होने के बाद भी लिटरेसी रेट कहाँ की आई थी? केरला की। हरियाणा में केरला के कंपैरिजन में कम थी। तो इतनी इनकम होने के बाद भी अगर वहां के बच्चे, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो ऐसी इनकम का क्या फायदा? तो पब्लिक फैसिलिटीज, एजुकेशन होना बहुत जरूरी। और एजुकेशन में जो हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन में बहुत बड़ा है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट स्कूल्स को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल हर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इसमें अपना मेजर रोल प्ले करे और लोगों तक एजुकेशन पहुंचाए, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाए। इसके बाद डिजीज फ्री इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात लोगों की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी, पर्सन सिक्योरिटी, एवरीवन सिक्योरिटी, सोसाइटी की सिक्योरिटी, अपने स्टेट की सिक्योरिटी, वो सब डिपेंड करती है जब आप अपने इनकम का सही यूज करें। तो भले इनकम ज्यादा हो, लेकिन अगर आप अपनी स्टेट को, अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो वो स्टेट डेवलप नहीं कहा जा सकता। राइट? गर्ल्स एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट इन टूडेज एरा, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में जो गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल एजुकेशन वो बहुत ज्यादा है। उस गैप को फिल करने के लिए उसको, तो गर्ल्स एजुकेशन जो आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रोल प्ले करना है और इन सारे स्टेट्स को सिक्योर करना है कि हर स्टेट अपने एरिया में गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करे। और उसके लिए कई प्रोग्राम हमें पता भी है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है जिसके थ्रू गर्ल्स को एम्पावर, वुमेन एम्पावरमेंट कर सके, सो दैट वुमेन एंड गर्ल्स कैन हैव इक्वल राइट्स एज मैन एंड बॉयज आर एंजॉयिंग इन द सोसाइटी। Right here, so these are the public requirement, public facilities which is also required to known as developed state. अगर हमारे पास ये सारी सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज नहीं है तो भले कितनी भी इनकम हो हम डेवलप नहीं बन सकते। राइट हियर, तो इन दोनों टेबल के कंपैरिजन में हमने क्या सीखा कि पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
राइट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर। अभी हमने क्या कंपेयर किया? स्टेट के थ्रू हमने क्या जाना कि तीन स्टेट्स में जो कमी थी एक दूसरे से कंपेयर करने में, जो स्टेट केरला कम इनकम होने के बाद भी आगे रहा, किस कारण से रहा? ये सारे वहां बेटर थे। और हरियाणा ज्यादा इनकम होने के बाद भी उससे पीछे रहा, क्यों? क्योंकि ये सारे उसमें लेस थे। और बिहार तो बॉटम पे था ही, तो उसका कंपैरिजन हम कर भी नहीं रहे यहाँ पे, राइट है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कंट्रीज। अब हम ले रहे हैं दूसरा पैरामीटर कि हम अपनी कंट्री, हम अपनी इंडिया को अपनी नेबर कंट्री के आसपास दें। भाई यूएस और यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनसे कंपैरिजन तो हम कर नहीं सकते, वो डेवलप कंट्रीज हैं। हम क्या हैं? डेवलपिंग कंट्री। तो हम अपने आसपास के, होता क्या है सीरियसली अगर हम देखें तो हम किससे अपने आप का कंपटीशन करते हैं? अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया का कंपैरिजन उसके ही पड़ोसी देशों के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ, राइट। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, जो हमारी कंट्री के नीचे में है। इंडिया का कंपैरिजन ही हो रहा है सभी के साथ में। म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये हमारे आसपास की कंट्रीज हैं जिसके साथ हम अपनी कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं। किन ग्राउंड्स पे? पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो अदर रिक्वायरमेंट है लाइफ की, जो अदर चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंट्री डेवलप है। कौन कौन से बेसिस? लॉन्गिटिविटी मीन्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हम कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, कितना लंबा हम जी रहे हैं। अगर हमने जन्म लिया तो क्या हम इतनी सपोर्टिव, हमें एनवायरनमेंट मिला हुआ है, हमारा हेल्थ अच्छा है, हमें एजुकेटेड है कि हम 70 साल या उससे ऊपर जी जाएं, उससे ज्यादा हमारी लाइफ हो जाए। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आप किस तरह की लाइफ में रह रहे हैं और किस तरह से आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है। तो इन ग्राउंड पे, इनकम के साथ साथ ये सारे ग्राउंड पे हम कंपेयर कर रहे हैं इन कंट्रीज को। तो पहला ग्राउंड यहाँ पे हमने लिया है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, हर कंट्री की नेशनल इनकम में लोगों का, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल का क्या शेयर है। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम में, यानी लोगों का क्या शेयर है, हर पर्सन का कितना शेयर बन रहा है। और ये डेटा है 2011 के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी इन यूएस डॉलर। किसमें देख रहे हैं हम? परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है। लोगों के पास खरीदने की क्षमता किससे आएगी? जितनी उनकी इनकम होगी। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी खरीदने की, सामान पे खर्च करने की, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड करने की उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। तो पर कैपिटा इनकम जो नेशनल इनकम से निकल के आ रही है हर आदमी के पास, उसकी पर्सन की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है? श्रीलंका में है 11,326, तो 11,000 है श्रीलंका में। इंडिया में देखें तो पर कैपिटा इनकम 6,000 हर आदमी की, हर साल की। अब आप खुद सोचिए क्या 6,000 में आराम से काम हो सकता है? बट ये यूएस डॉलर में है, राइट। तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, इट विल बी मोर, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 6,000 में कैसे होगा? नहीं, ज्यादा ही है। यूएस का डॉलर में गिवन है ये स्टेटमेंट, इसको जब रुपीस में अपनी अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो मेजर करेगा। हमने एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यूएस डॉलर के ग्राउंड पे सबसे हाईएस्ट पे कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका में 11,000 है डॉलर, या इंडिया में 6,000, म्यांमार में 5,000, पाकिस्तान में 5,300, नेपाल में 2,400 एंड बांग्लादेश 3,600 यानी 3,000। तो इन सब ग्राउंड पे अगर हम कंपेयर करें तो हमारी नेबर कंट्री में श्रीलंका पर कैपिटा इनकम के ग्राउंड पे हमसे आगे है। और इंडिया कहाँ है? श्रीलंका से पीछे, पर बाकी सारे कंट्री से आगे है। गोइंग फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी, मैंने आपको समझाया हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन टेक बर्थ, जब कोई जन्म लेता है तो वो कितना लंबा जी सकता है। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन हिज और हर एनवायरमेंट सपोर्ट, हिज और हर हेल्थ सपोर्ट, उस पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास का जो समाज है वो किस तरह का है जिससे उसकी लाइफ अच्छी जा सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो हमारी कंट्री में है वो कंपेयर कर रहे हैं विद श्रीलंका एंड अदर कंट्री। तो श्रीलंका में बट ऑब्वियसली हाईएस्ट है, वहां के लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ टू लिव एट बर्थ इज 75 एज, और यहाँ कितनी है?
इंडिया में 68, कौन से डेटा के अकॉर्डिंग? 2017 के अकॉर्डिंग। फिर म्यांमार में 66.7, पाकिस्तान, इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर हम बात करें तो इंडिया से बेटर किन किन जगह की है? नेपाल की, बांग्लादेश की और श्रीलंका की। इंडिया से बेटर है इन कंट्रीज में लोगों के जीने की क्षमता, राइट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 15 एंड अबव, 2017 का डेटा है ये भी। इसके अकॉर्डिंग ये क्या स्टेटमेंट है? लिटरेसी रेट हमने पढ़ा था 7 to 14 और 15 एज ग्रुप में जो लोग पढ़ लिख सकते हैं वो लिटरेसी रेट होती है। बट मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि जो पूरे हम एवरेज निकालें तो 15 साल तक और उससे ज्यादा, 15 साल तक एज 15 एंड अबव, 15 साल तक और उससे ज्यादा कितने लोग स्कूल गए हैं? और कितने लोग स्कूल जाने का मतलब है लिटरेसी रेट। यस, ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों चीजें इसी में इंडिकेट होती हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जिसमें हम लिटरेसी रेट भी देख सकते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट भी देख सकते हैं, नेट अटेंडेंस भी देख सकते हैं। तो 15 साल की उम्र और उससे ऊपर में कितने लोग रेगुलर स्कूल गए हैं, कितनी स्कूलिंग करी है, कितनी एजुकेशन ली है, उसका ये रेशियो है 2017 के अकॉर्डिंग। और इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन आगे है? श्रीलंका, उसके बाद इंडिया और बाकी सारी नेबर कंट्री इंडिया से पीछे हैं। तो यहाँ पे हम बेटर हैं। कहाँ पे हम बेटर नहीं थे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जहाँ पे हमसे आगे बांग्लादेश और नेपाल निकल गया और श्रीलंका तो था ही। बट इस कंडीशन में देखें तो हम वापस यहाँ पे बेटर है एज कम्पेयर टू अदर नेबर कंट्री। अब आते हैं SDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन तीनों पैरामीटर के साथ ही कॉम्बिनेशन, यानी अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो क्या बनता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब उसमें होता क्या क्या है ये मैं अभी कंटिन्यूशन में आपको समझा देती हूँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में देखें, वर्ल्ड ने जो हमारी वर्ल्ड में अराउंड जो कंट्रीज हैं दैट इज अबाउट 190 और उसके अबव ही कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमारी रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो वर्ल्ड ने कैटेगरी दी है, रैंकिंग दी है, उसमें श्रीलंका हमसे आगे 76 पर श्रीलंका की रैंकिंग आती है। अराउंड अबाउट 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, श्रीलंका 76 पर है और इंडिया 130 पर है। और बाकी की कंट्रीज लाइक म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब इंडिया से पीछे हैं। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि हम बेटर है। और 2019 में ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि इंडिया की रैंकिंग इन SDI 129 होगी, यानी हम एक स्टेप नीचे आए हैं, एक स्टेप हमने इम्प्रूवमेंट किया है, एक नंबर में हमने इम्प्रूवमेंट किया और हम 129 पर आ चुके हैं इन 2019 के स्टेटस में। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड how other countries are compared, our neighbor countries has been compared on the basis of these ground। और हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ हम बेटर हैं compared to these 4 countries in our neighborhood as, but we are not better than Sri Lanka in all the comparison of human development, in all the comparison of development goals for the country। So Human Development Index, I am giving you the definition here. It means United Development Nations की तरफ से एक मेजरमेंट का टूल है जिसके थ्रू हम उस कंट्री की पर्टिकुलर हर कंट्री के बारे में उसके सारे अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एज वेल एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक टर्म कितने हैं उसके बेसिस पे हम इनकी रैंकिंग करते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन के बेसिस पे देखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, बेटर रहेगा। व्हाट इज SDI? SDI Human Development Index is a tool developed by United Nations Development Program UNDP to measure countries over achievements in its social and economic dimensions। यानी कोई भी कंट्री, सारी कंट्री इन द वर्ल्ड किस तरह से सोशल और इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स के टर्म में और इकोनॉमिक रिसोर्स के टर्म में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उनके बेसिस पर हम कंट्रीज को रैंक करते हैं, हम कंट्रीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो वो बेसिस हैं क्या? एक कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक बेसिस वो कौन से हैं, वो हम इस सारे पार्ट में समझेंगे। अभी जो हमने टेबल की थी उसमें देखा था, मैंने समझाया था पर कैपिटा इनकम एक बेस है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इनकम के बाकी सारी चीजें नहीं आ सकती। इनकम होना जरूरी है सबसे पहले, बट इनकम का यूज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो वो डिपेंड करता है हर कंट्री पे।
अगर कोई कंट्री इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है तो वो अपने सोशल लाइफ यानी अपनी ह्यूमन रिसोर्स को आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर कोई कंट्री इनकम होने के बावजूद अपने इन पैरामीटर्स पर ढंग से एक्सपेंड नहीं कर रही, लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा रही, तो वो सोशल पैरामीटर पे आगे नहीं आ सकती। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट यानी कि मींस स्कूलिंग ऑफ द ईयर्स, कितने साल 15 एज तक के ग्रुप और उससे अबव पढ़ाई करते हैं, उसमें एडल्ट लिटरेसी रेट, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर, उसमें अटेंडेंस रेशियो सब शामिल हो जाते हैं। तो अब इन सबको अगर मैं खोल दूं पूरा, उन 3 पैरामीटर्स को मैं पूरा ओपन करूं, उन 3 पैरामीटर्स में पीसीआई हो गया, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रॉस एनरोलमेंट यानी स्कूलिंग एजुकेशन, मेन है एजुकेशन, हम इसको एजुकेशन ही लेते हैं एक तरीके से, एजुकेशनल अटेनमेंट। तो इन सारे पैरामीटर में जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो ये है, अगर ये एक पर्सन को अच्छे से मिल रहा है तो डेफिनेटली उस पर्सन की एजुकेशन लेवल अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, और जब ये दोनों अच्छा है, when you are educated you will be skilled, you will be qualified, you will be able to tackle the situation and you will be able to adopt the technology और आप ज्यादा अर्न करोगे। सो इन ऑल शॉर्ट आपकी इनकम बढ़ेगी। तो एजुकेशन और आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ाने के लिए, और तीनों का मिक्सचर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। अब उसको हमने ब्रॉडली जो क्लासिफाइड किया है वो कुछ इस तरह से है। लिटरेसी रेट पहले ही समझा दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे बड़ा पैरामीटर यही है, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा जिस कंट्री में लोग, वो कंट्री ज्यादा ग्रो करेगी। नेक्स्ट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जितनी कम होगी किसी कंट्री की वो कंट्री उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर उस कंट्री में रहने वाले लोगों को साफ सुथरा पीने का पानी मिल रहा है तो उस कंट्री के लोगों की हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ जी सकेंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा काम करेंगे और डेफिनेटली इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, लिटरेसी रेट अच्छी है, IMR कम है उस कंट्री में, तो डेफिनेटली वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, तो वो जानते हैं कि हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, गंदा चीजों को अलग करना है, साफ सुथरे माहौल में रहना है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखना है, आसपास की चीजों को क्लीन रखना है, हाइजीनिक कंडीशन में रहना है, जिससे उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और वो ज्यादा कैपेसिटी के साथ बिना इंटरप्शन के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे इकोनॉमी के लिए, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर पर्सन का अच्छा होना डिपेंड करता है कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना क्वालिफाइड है और उसकी इनकम लेवल क्या है। इनकम है तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। बॉडी मास इंडेक्स, इससे रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन आपके मैंने यहाँ पे चार्ट शो कर रही हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी है, इससे रिलेटेड डिटेल्स आप वहां पढ़ लेना। बेसिकली इट इज अ बॉडी मास इंडेक्स मीन्स आपकी हाइट, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा जी सकते हो या आपके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, या आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, वो बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो उसके बारे में डिटेल आपकी एनसीईआरटी में भी है, नहीं तो यहाँ पे एक चार्ट में शो कर रही हूँ, आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हियर मीन्स कितने लंबे समय तक हम जी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमें कितने अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज मिली हुई है, हम किस तरह से किस माहौल में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, पोल्यूशन फ्री माहौल में है, सिक्योर है, हर तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हमें मिली हुई है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत लॉन्ग हो जाएगी और अच्छे से हम सर्वाइव कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज वे टू एक्सपेंड देयर रिसोर्सेज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक फैसिलिटीज पे गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है उस पर डिपेंड करता है उसकी इनकम का सही यूटिलाइजेशन। एंड द लास्ट इज हेल्थ फैसिलिटीज। लाइक सारी चीजों में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज किससे पता चलती हैं? नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन पर पेशेंट्स, हर पेशेंट पे, नंबर ऑफ पेशेंट्स पे कितने डॉक्टर हैं, 100:1 और इससे ज्यादा का रेशियो हमारी कंट्री में, तो आप सोचिए कैसे डील करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। नर्सेस,
डॉक्टर पर्सनल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल पर्सनल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज, इन सब को अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा कम है इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। आप लॉकडाउन के पीरियड में देख लीजिए, कोविड-19 का जो कहर हमारी कंट्री में चल रहा है, क्यों गवर्नमेंट इतनी परेशान है, क्यों लॉकडाउन चला रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोविड-19 अगर पूरी तरह से स्प्रेड हो गया तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम इसके लिए लोगों को बेड प्रोवाइड कर सकें। आपने देखा होगा कितनी बार बीच में चला कि ट्रेनें तैयार की गई हैं, कई कई जगहों पे लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को दी हैं जहां पे वो क्वारंटाइन होम बना सकते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हम लोग बहुत कम है हेल्थ फैसिलिटीज में। तो किसी बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि हम उससे बच के रहें, राइट है। क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में बेड फैसिलिटीज कम है, वेंटिलेटर्स कम है और मास्क और ये सब बनाने के, तो अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। लेकिन हम पहले का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारी कंट्री में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्शन बहुत कम था अर्लियर। अब तो हम, क्योंकि ये बीमारी, ये पेंडेमिक ऐसा हमारी कंट्री में एंटर हुआ है कि इससे बचने के लिए हमने नए नए रास्ते खोजे हैं, नए तरीके से हम इसमें प्रोडक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज को कंपेयर करना हर कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी इनकम का सही यूज करके हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ा रहे हैं, नर्सेस बढ़ा रहे हैं, मेडिकल पर्सनल्स बढ़ा रहे हैं और इससे रिलेटेड पीडियाट्रिक्स एंड एवरीवेयर, हर फील्ड में बच्चे से लेकर बूढ़े तक की इलाज के लिए हर एफिशिएंट वर्कर को हम लगा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री को और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा होगी। नंबर ऑफ बेड, एक्सरे, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल्स। क्या होते हैं सुपर स्पेशल हॉस्पिटल? जो एक ही छत के अंदर सब तरह के ट्रीटमेंट कर दें, MRI, EEG और ये सारे जो हार्ट से रिलेटेड सारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो सारे डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हो, तभी हम हेल्थ फैसिलिटीज में आगे आ सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी नीड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड। So now you all have understood how Human Development Index is calculated by UNDP, through which we can classify the countries on the basis of their income as well as other social and economic parameter. So that's all for today. I hope you all are liking my video. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।